हेलो दोस्तों। यूपीएससी मेंस का सबसे अनप्रिडिक्टेबल और सबसे स्कोरिंग पेपर कौन सा है? राइट गैस किया। ऐसे पेपर। यहाँ एक स्ट्रेटजी आपको टॉप रैंक तक ले जा सकती है और एक छोटी सी गलती आपका स्कोर गिरा भी सकती है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ऐसे 2025 के पेपर में हम कौन सी अप्रोच लगा सकते थे और आगे के लिए हमें ऐसे अटेम्प्ट्स करने के लिए क्या शॉर्ट शॉर्ट ट्रिप्स होनी चाहिए। सो ऐसे पेपर यूपीएससी मेंस का गेम चेंजर है। कैसे? 250 मार्क्स, ऑलमोस्ट इक्वल टू वन ऑफ योर ऑप्शनल पेपर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना तो कोई फिक्स सिलेबस है, बट स्टिल एक डेफिनेट अप्रोच है जो मार्क्स गारंटी करता है। तो सिलेबस क्या लिखा हुआ है? जब मैंने कहा कोई डेफिनेट सिलेबस नहीं है, तो सिलेबस कुछ इस तरीके से है जो यूपीएससी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट एन essay on a specific topic. The choice of subjects will be given. They will be expected to keep closely to the subject of the essay, to arrange their ideas in orderly fashion and write concisely. Credit will be given to the effective and exact expression. So ये सब कुछ क्या है? चलो वन बाय वन हम इनके फ्रेजेस का ब्रेकडाउन देखते हैं। क्लोजली टू द टॉपिक, क्लोजली टू द सब्जेक्ट क्या मतलब हुआ? मतलब टॉपिक से आपको बिल्कुल भी भटकना नहीं है। अगेन एंड अगेन आपको रीसर्कल करना है टॉपिक के अराउंड। देन आइडिया शुड बी अरेंज इनटू ऑर्डरली फैशन। ऑर्डरली फैशन मींस स्ट्रक्चर इज किंग। स्ट्रक्चर किंग है। कैसे? आपको अपने आइडियाज एक बहुत अच्छे तरीके से इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, साथ में ही लॉजिकल फ्लो को मेंटेन रखना है। फिर कंसाइज राइटिंग। राइट कंसाइजली मींस आप फिलर वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, सिर्फ टू द पॉइंट और क्रिस्प लिखना होगा। अगेन एंड अगेन सेम चीज को रिपीट करने से मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। इसका मतलब लैंग्वेज सिंपल बट इम्पैक्टफुल होनी चाहिए। सिंपल, नो इश्यूज, समझ आनी चाहिए, बट इट शुड बी इम्पैक्टफुल। चलिए देखते हैं 2025 के एसेज को हम कैसे अप्रोच कर सकते थे। एंड आई थिंक ये 2026 और 7 में आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे यूपीएससी में, तो उसमें ऐसे में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा और जो भी आइडियाज मैं बताऊं उनको थोड़ा अच्छे से नोट करते हुए जाना है। ठीक है? ये हमारा 2025 का ऐसे पेपर है जो आज ही कंडक्ट हुआ है। इसमें दो सेक्शंस होते हैं हमारे पास, सेक्शन ए, सेक्शन बी। क्या करना होता है? दोनों सेक्शन से हमें एक एक क्वेश्चन करना होता है। यू कैन से एक एक ऐसे अटेम्प्ट करना होता है। तो 4 पहले सेक्शन में होते हैं, 4 सेक्शन बी के अंदर होते हैं। तो सेक्शन ए के जो एसेज हैं उनकी टॉपिक देख लीजिए एक बार। ट्रुथ नोज नो कलर। सत्य कोई रंग नहीं जानता। दूसरा, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। तीसरा टॉपिक जो है, थॉट्स फाइंड ए वर्ल्ड एंड क्रिएट्स वन ऑल्सो। क्या मतलब है? विचार एक दुनिया खोजता भी है और एक बनाता भी है। फोर्थ जो ऐसे है वो है, बेस्ट लेसन्स आर लर्न्ड थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस। सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभवों से सीखे जाते हैं। सेक्शन बी के हमारे टॉपिक्स हैं, मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर्ड बाय लिविंग इट अलोन। मेले पानी को अकेला छोड़ने से ही उससे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है। द ईयर्स टच टीच मच विच द डेज नेवर नो। वर्ड्स बहुत कुछ सिखाते हैं जो कभी दिन नहीं जानते। और 7th वाला टॉपिक क्या है? इट इज बेस्ट टू सी लाइफ एज ए जर्नी नॉट एज ए डेस्टिनेशन। जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है, न कि एक गंतव्य के रूप में। और लास्ट जो ऐसे टॉपिक है वो है, कंटेंटमेंट इज नेचुरल वेल्थ, लग्जरी इज आर्टिफिशियल। संतोष स्वाभाविक संपत्ति है, विलासिता कृत्रिम निर्धनता है। चलिए देखते हैं कि पहले टॉपिक को हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे, क्या क्या आइडियाज होनी चाहिए, हमें किस डायरेक्शन में सोचना चाहिए। पहला जो टॉपिक है वो है ट्रुथ नोज नो कलर। ट्रुथ नोज नो कलर। तो इसमें आपको क्या करना होता है? पहले आप लिटरल मीनिंग देखेंगे। लिटरल मीनिंग में क्या है कि
ट्रुथ मतलब क्या क्या हो सकता है, ये क्या मतलब हुआ कि ट्रुथ यूनिवर्सल होता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल करता है, और इसका कहीं भी आपको कोई भी रेस, कास्ट, क्रीड, रिलीजन कुछ भी हो, उससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हर जगह आपको मिलेगा कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही जाके बॉयल होगा। फाइन। तो इसी तरीके से ट्रुथ जो है वो यूनिवर्सल होता है, ना तो ये किसी रेस से डिफर करता, ना ये कास्ट से किसी तरीके से बदला जा सकता है, ना क्रीड से, ना रिलीजन से, ना आइडियोलॉजी का इसका फर्क पड़ता। तो पहले आपको ये लिटरल मीनिंग समझाना होगा, उसके बाद फिलोसॉफिकल मीनिंग बताना होगा। फिलोसॉफिकल मीनिंग मीन्स कि ट्रुथ ट्रांसीडेंट्स सब्जेक्टिव बायसेस। ट्रुथ जो है सब्जेक्टिव बायसेस को खत्म कर देता है, प्रेजुडाइसेस को हटा के देखा जाता है ट्रुथ में। हम ह्यूमन लेबल्स का इसमें यूज नहीं कर सकते, आइडेंटिटी, नेशनैलिटी कुछ भी हो, उससे ट्रुथ चेंज नहीं हो सकता। फिर इसका थर्ड मीनिंग जो आपको इंटरप्रेट करना है ऐसे में, वो है मेटाफोरिकल मीनिंग। मेटाफोरिकल मीनिंग मीन्स कि कलर डिफरेंस जो होते हैं, कलर का मतलब यहाँ पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम ले सकते थे। कलर यूज हो सकता है स्किन के लिए, कलर यूज हो सकता है यहाँ डिफरेंट आइडियोलॉजी के लिए, कलर यूज हो सकता है यहाँ डिफरेंट परसेप्शंस के लिए, कलर को आप यूज कर सकते हो यहाँ डिफरेंट पॉलिटिक्स के लिए, या फिर डिफरेंट डिफरेंट नरेटिव्स के लिए, राइट। तो इन सब चीजों को आप एज ए कलर भी इंटरप्रेट कर सकते हो। कैसे? मेटाफोरिकली आप कह सकते हो कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये क्या हुआ, एक आपने जस्टिस को क्या कर दिया, आइडियोलॉजी को डिले कर दिया, और इसका मतलब क्या है कि आप जस्टिस को एक तरीके से डिनाई कर रहे हो, तो आप ट्रुथ को कलर दे रहे हो, डिनायल कर रहे हो, राइट। सो इस तरीके से आपको इस ऐसे को डिसाइफर करना था, उसकी स्टार्टिंग करनी थी, और उसके बाद इसको वेरियस वेरियस डायमेंशन के अंडर माइक्रो डायमेंशंस लिखने थे। तो पहले आइडिया को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि आपको टॉपिक का मीनिंग कैसे पता है, आप उससे क्या समझे, इसमें क्या क्या हो सकता है, और यही जो मीनिंग्स आपने डिसाइफर किए हैं ना, उसी के थ्रू क्या बनाएंगे हम, माइक्रो डायमेंशन बनाएंगे। जो लिटरल मीनिंग है, फिलोसॉफिकल मीनिंग है, मेटाफोरिकल मीनिंग है। अब लिखने की आर्ट अलग अलग होती है, कोई इनको हेडिंग देके लिखने की जरूरत नहीं थी, बट ये क्या बताएगा आपको, अंडरस्टैंडिंग, कि आपको टॉपिक को अंडरस्टैंड कैसे करना है, राइट। चलिए अब देखते हैं कि माइक्रो डायमेंशंस क्या हो सकते हैं। तो माइक्रो डायमेंशंस के लिए हमें कुछ क्या है, क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे कि एक्चुअल में हमें इस ऐसे में डिफाइन क्या करना है, इस ऐसे में हमें कौन सी डायमेंशंस एड्रेस करने हैं। तो पहला क्वेश्चन कि ट्रुथ एक्चुअल में है ही क्या, क्या मतलब होता है ट्रुथ का, किसने कह दिया वो ट्रुथ होता है, सच्चाई जैसी क्या चीज होती है, फिर क्या ट्रुथ अब्सोल्यूट होता है, हर जगह सेम होता है, या ये रिलेटिव भी हो सकता है। तो हम इस डायमेंशन को भी एड्रेस करेंगे। उसके बाद ट्रुथ की क्या डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हो सकती है, क्या ये इंटरप्रिटेशंस रेस, कास्ट, कल्चर, या फिर किसी आइडियोलॉजी के बेसिस पे डिफरेंट हो सकती है, कि किसी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग ट्रुथ कुछ और हो, किसी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग ट्रुथ कुछ और भी हो सकता है, या फिर जो पावर स्ट्रक्चर होता है वो ट्रुथ को शेप करता है, या फिर उस ट्रुथ को डिस्टॉर्ट कर देता है। तो ये सारी चीजें आपको इस ऐसे में डिस्कस करनी थी, और इसके लिए आप माइक्रो डायमेंशंस का यूज कर सकते थे, जो हम पेस्टल अप्रोच बोलते हैं उस टाइप की। तो देखते हैं डायमेंशंस क्या क्या हो सकते थे। फिलोसॉफिकली अगर आपको डायमेंशन देखना हो तो क्या है, आप गांधी की गांधी जी की आइडियोलॉजी से स्टार्ट कर सकते थे। गांधी जी ने सत्याग्रह, हमेशा अडेरेंस टू द ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सो सत्याग्रह, सत्य का आग्रह। तो गांधी जी ग्रेट फॉलोवर थे ट्रुथ के, और उन्होंने उसी सत्य का आग्रह करके इंडिया को क्या कर दिया, दिला दिया इंडिपेंडेंस। तो आप गांधी जी की फिलोसफी यूज कर सकते हो, कैंट की फिलोसफी यूज कर सकते हो, जो कहते हैं कि ट्रुथ ऑलवेज अपहेल्ड होना चाहिए, चाहे कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो, रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ट्रुथ शुड अपहेल्ड। तो ये कैंट की फिलोसफी है। साथ में यहाँ पे हम थोड़ा ये डिस्कस कर सकते हैं कि क्या ट्रुथ हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है, या सोशली भी कंस्ट्रक्ट हो सकता है, कि कुछ सोसाइटीज में ट्रुथ अलग हो सकता है, कुछ सोसाइटीज में ट्रुथ अलग हो सकता है। सो ये भी हम यहाँ पे आइडियाज डिस्कस कर सकते हैं। फिर सोशल डायमेंशंस अगर आपको यहाँ पे लिखने थे, तो आप लिख सकते हो कि सोशल स्ट्रक्चर्स होते हैं ना,
वो भी कई बार या तो ट्रुथ को हाइड करने की कोशिश करते हैं या मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं कि ट्रुथ हमेशा यूनिवर्सल नहीं रहता है। इसके एग्जांपल्स कहाँ से दे सकते हो कि कास्ट, रेस, रिलीजन, ये ऐसी चीजें हैं जो प्रेजुडाइसेस और परसेप्शंस क्रिएट करती है। साथ में ये डिस्टोर्ट करती है ट्रुथ की एक्सेप्टेंस को। फॉर एग्जांपल, अंबेडकर को कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करना पड़ा था। वहीं रेसियलिज्म के अगेंस्ट फाइट का एक अच्छा एग्जांपल आप दे सकते हो रोजा पार्क में। रोजा पार्क में क्या हुआ था, सिंपल था, एक लेडी ने अपनी बस की सीट गिव अप करने से मना कर दिया था और उसकी वजह से क्या हुआ, रेसियलिज्म, जो यूएसए में रेसिज्म है उसके अगेंस्ट एक रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गई थी, सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ से क्या है, कास्ट और कलर की वजह से ट्रुथ को हाइड करने की कोशिश की जा रही है या मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, राइट। उसके बाद पॉलिटिकल डायमेंशंस में आप क्या लिख सकते हो, तो पॉलिटिकल डायमेंशंस में हम लिख सकते हैं कि जो गवर्नेंस होती है वो क्या हमेशा ट्रुथ और प्रोपेगेंडा के हिसाब से ही काम करती है। कभी कभी हो सकता है कि ट्रुथ पे चीजें चल रही हो, कभी हो सकता है कि प्रोपेगेंडा भी हो। ट्रुथ का अगर आपको एग्जांपल देना हो तो फ्रीडम स्ट्रगल फिर से हम गांधी जी का यूज कर सकते हैं या किसी और नेशनलिस्ट का यूज कर सकते हैं। वहीं प्रोपेगेंडा में आजकल मीडिया नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, फेक न्यूज बहुत ज्यादा होती है, डिसइंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इलेक्शंस वो ओवरऑल द वर्ल्ड फैलाई जाती है। तो ये चीजें हम यूज कर सकते थे। फिर अथॉरिटेरियन रिजिम भी पॉलिटिकल के अंडर आता है। वो क्या करते हैं, वो आइडेंटिटी को कलर दे देते हैं, ट्रुथ को आइडेंटिटी का कलर दे देते हैं। तो ट्रुथ हैज नो कलर्स, बट हम उनको डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, वो उसको कोई ना कोई कलर देने की कोशिश करता है और उसी वजह से उसका यूनिवर्सल नेचर जो है वो इम्पैक्ट होता है। देन हिस्टोरिकल डायमेंशन देखोगे तो स्ट्रगल अगेंस्ट स्लेवरी था, वहां पे क्या हुआ, अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इन्होंने फाइट किया था अगेंस्ट स्लेवरी। तो स्लेवरी एक टाइप से क्या बना दिया था, क्रीड को लेके कि ये लोग, इनका ट्रुथ यही है कि यही लोग स्लेवरी करेंगे, व्हाइट पीपल स्लेवरी नहीं कर सकते। तो दिस काइंड ऑफ थिंग, रेसिज्म के खिलाफ जो रेसिज्म का कलर दिया गया था ट्रुथ को, तो उसके खिलाफ मंडेला जी लड़े थे। तो यू कैन टॉक अबाउट देम। सो ट्रुथ ऑफ इक्वेलिटी अगेंस्ट कलर ऑफ रेस, ट्रुथ ऑफ इक्वेलिटी अगेंस्ट कलर ऑफ क्रीड, तो ये चीजें आप यहाँ लिख सकते थे। तो ये हो गए आपके हिस्टोरिकल डायमेंशन, फिलोसॉफिकल डायमेंशन, देन सोशल, सारे के सारे हो गए। कुछ और भी आप डायमेंशन इसमें सोच सकते थे, तो वो था साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। देखो आज के जमाने में हमने क्या देखा है कि वैसे तो मशीन है, उसका कोई इमोशन नहीं होता, उनको आप जो एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग सेट कर दोगे वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा, राइट। बट कुछ जो एआईज जो मशीनें होती हैं उनको आपको क्या करना पड़ता है, आपको उनको डाटा देना पड़ता है, उस डाटा से वो इंफॉर्मेशन डिसाइफर करते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट वो अपना प्रोग्राम प्रोसेस करते हैं या फिर अपनी आउटपुट देते हैं। पर सोच के देखो, अगर वो एआई डाटा जिससे आप एआई को ट्रेन कर रहे हो वही बायस्ड हो, ह्यूमन कोड ही बायस हो, तो क्या होगा, डिस्टोर्टेड कोडिंग होगी एआई के थ्रू भी। और इसी तरीके से हम क्या कर देते हैं, एआई जो एक यूनिवर्सल ट्रुथ होना चाहिए था उसको कलर दे दिया। ऑन द अदर हैंड कोपरनिकस और गैलीलियो, उन्होंने क्या कहा कि सब कुछ पहले क्या मानते थे कि धरती चपटी है, बट उन्होंने उस ट्रुथ को क्या किया, उजागर किया कि धरती चपटी नहीं है, ये क्या है, द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ना कि सन अर्थ के अराउंड घूम रहा है। जबकि पॉपुलर बिलीफ उस टाइम क्या था, चर्च के लोग कहते थे कि सन धरती के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, बट इन्होंने उस धारणा को चेंज किया। तो साइंटिफिक एग्जांपल्स भी हम दे सकते हैं। देन फिलोसॉफिकल और पर्सनल एग्जांपल्स में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि आप अगर सोच के देखो, बचपन में सबने ये स्टोरी सुनी होगी कि 4-5 ब्लाइंड मैन होते हैं और उनको एक हाथी को टच करवाया जाता है और पूछा जाता है कि आपके अनुसार ये क्या हो सकता है। तो कोई पैर पकड़ता है हाथी का, वो कहता है कि एक बड़ा तने वाला पेड़ होगा, कोई पूंछ पकड़ता है वो सोचता है कि ये लंबी रस्सी है, कोई सूंड पकड़ता है तो वो कुछ और सोचता है, कोई सींग पकड़ता है वो कुछ और सोचता है। तो वो क्या है कि उनको पता नहीं होता, वो अपने परसेप्शन को रियलिटी मान लेते हैं। तो यहाँ पे आप साइकोलॉजी में परसेप्शन वर्सेस रियलिटी के बारे में लिख सकते थे, सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में लिख सकते थे कि सेल्फ रियलाइजेशन जब होती है तब आइडिया लगता है
कि अच्छा ट्रुथ क्या था। एक टाइम पे जब अशोका बहुत ज्यादा वॉर फॉट कर रहे होते हैं तो उनको लगता है कि दुनिया को सिर्फ इसी चीज से जीता जाता है, बट आफ्टर किलिंग अ वॉर उनका परसेप्शन चेंज हो जाता है और वो क्या करते हैं, अब वो दुनिया को जीतने के लिए धम्मा का यूज करते हैं रादर देन वॉर्स। तो वो अपना जो धर्म होता है उसको अपना एक यंत्र बना लेते हैं। इसी तरीके से बायसेस जो हैं वो अफेक्ट करते हैं इंटरपर्सनल रिलेशंस और डिसीजन मेकिंग को। तो आप इन चीजों के हिसाब से बता सकते हो कि ट्रुथ का तो यूनिवर्सल कोई भी कलर नहीं होता, बट हमारे बायसेस वगैरह होते हैं वो उसको कोई ना कोई कलर देने की कोशिश करते हैं। फिर ग्लोबली अगर आप कुछ एग्जांपल देना चाहते हो तो आप ह्यूमन राइट्स वर्सेस डिफरेंट डिफरेंट नेशनैलिटी का एग्जांपल दे सकते हो। एक तरफ जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ह्यूमन राइट्स है, ये जो यू यूडीएचआर वाले होते हैं वो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं कि सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, सबको लिबर्टी मिलनी चाहिए। वहीं हम दूसरी साइड क्या कर देते हैं, नेशनलिटी इम्पोज कर देते हैं कि अगर आप इस स्पेसिफिक नेशन से बिलोंग करते हो तो आपको दिस एंड दिस राइट्स मिलते हैं, अदरवाइज ये राइट्स नहीं मिलेंगे। तो ह्यूमन राइट्स वर्सेस नेशनलिटी की हम डिबेट लगा देते हैं, तो क्या वो एक एंगल हो सकता है। फिर आप क्लाइमेट चेंज वर्सेस पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात कर सकते हो। क्लाइमेट चेंज में हमने देखा है कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सी जो वाटर है उसका लेवल राइज कर रहा है, फिर हमारी जो वाटर बॉडीज हैं उनमें पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बट ऑन द अदर हैंड पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज की वजह से हम उनको प्रायोरिटी देते हैं, जबकि ये जो यूनिवर्सल ट्रुथ है उसको एक्सेप्ट करने में इश्यू आते हैं, राइट। हम एक तरफ डेवलपिंग कंट्रीज है वो कहती है कि हमें आपने सिर्फ फायदा उठा लिया, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई थी अब हमारी बारी है। और जहां से डेवलप्ड कंट्रीज वो क्या कहते हैं कि आप सबसे ज्यादा आप क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो आपको ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। सो इन चीजों से क्या हो रहा है, इस वो जो ओपिनियन बेस्ड चीजें हैं या फिर आप कह सकते हो कि एक दूसरे से इंटरेस्ट बेस्ड जो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते हैं, इससे अल्टीमेटली जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो अफेक्ट होता है। बट क्या सिर्फ थीसिस ही काम आती है? क्या हमेशा ट्रुथ का कोई कलर नहीं होता? तो ये एक काउंटर व्यू भी हमें लास्ट में ऐसे में देना होता है। क्या ट्रुथ रियली कलरलेस होता है? क्या कल्चरल रिलेटिविज्म जैसी चीज नहीं होती? हमें पता है, देखो, पोलीगेमी पोलीगेमी क्या होता है कि कुछ सोसाइटीज में ये बैन होता है, कुछ सोसाइटी में ये टोटली इमोरल होता है, और कुछ सोसाइटीज में क्या होता है कि दैट इज वेल एक्सेप्टेड प्रैक्टिस। तो उसमें ट्रुथ जैसा क्या हुआ? इसका तो कोई कलर बिना कलर की बात नहीं हुई ना, ये तो कल्चर पे डिपेंड कर गया। तो आप नहीं कह सकते कि एक कल्चर गलत है एक कल्चर सही है। तो ट्रुथ जो है यूनिवर्सल ना हो कि कई जगह हमें क्या देखने को मिलता है, रिलेटिव भी होता है। तो आपको ये काउंटर व्यू देने हैं। उसके साथ आप पोस्ट मॉडर्न क्रिटिक्स के बारे में कह सकते हो, वो सीधा ही कहते हैं ट्रुथ जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि ट्रुथ तुम ऐसा करोगे तो अच्छा होगा, ऐसा करोगे तो बुरा होगा। आपने भी सुना होगा, बच्चा अच्छे काम करोगे तो अगले जन्म में अच्छा फल मिलेगा। ये अच्छा ट्रू ये क्या चीजें होती है, अगला जन्म किसने देखा होता है जल्दी से। तो वो वाली चीजें आप यहाँ लिख सकते हो कि सोशलिटी जो ये सारी चीजें हैं ट्रुथ जैसी, ये सब कुछ सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं, अब्सोल्यूट जैसा कुछ नहीं होता है। वहीं इवन साइंस में भी कुछ अब्सोल्यूट नहीं होता है। आइंस्टीन ने रिलेटिविटी थ्योरी से प्रूव कर दिया कि टाइम और स्पेस के साथ साथ क्या होता है, हमारे जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो भी चेंज होते हैं, कि अगर आप डिफरेंट टाइम और डिफरेंट स्पेस पे काम कर रहे हो तो पर्सपेक्टिव चेंज होंगे साइंटिफिक चीजों के भी। तो इसी तरीके से आपको यहाँ काउंटर व्यू देना है और फिर लास्ट में कंक्लूजन देना होगा कि ट्रुथ है वो ग्रेट इक्वलाइजर है, वो बैलेंस करने की कोशिश करता है, इक्वेलिटी की बात करता है। या गांधी जी के बारे में कोट भी लिख सकते थे आप कि ट्रुथ इज गॉड, तो आप उनका मेंशन करके एक अच्छा सा ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन जो एक बैलेंस थिंग को अप्रोच दिखाए। बैलेंस्ड मतलब अब्स्ट्रैक्ट और फैक्ट का बैलेंस होना चाहिए। सो इस तरीके से आप पहला ऐसे को अप्रोच कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं सेकंड वाला। तो सेकंड ऐसे की एक बार स्टेटमेंट पढ़ो जरा। द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। क्या कहना चाहते हैं? पहले तो यही देखना होगा कि इसका मतलब क्या है, फिर मतलब पहले लिटरल सेंस में, फिर फिलोसॉफिकली और एथिकली हम इससे क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, सो दैट हम डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस दे सकें। सो पहला मीनिंग जो है कि अगर ये द आर्ट ऑफ वॉर, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग, तो बिना फाइटिंग कैसे आप सबड्यू कर पाओगे?
परास्त कैसे कर पाओगे? तो या तो डिप्लोमेसी से, तो मीनिंग यही हुआ डिप्लोमेसी वॉर से ज्यादा जरूरी है या ज्यादा सर्वोच्च कला है। फिर साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ ओवर फिजिकल बैटल की बात हो सकती है कि आप साइकोलॉजी ही कंट्रोल कर लो, या वॉर बियॉन्ड मिलिट्री की बात हो रही है, और ये वॉर बियॉन्ड का मतलब वॉर हो सकता है कि आपके कन्फ्लिक्ट्स इन पॉलिटिक्स की बात हो, कन्फ्लिक्ट्स इन सोसाइटी की बात हो, कन्फ्लिक्ट्स विद इन वन सेल्फ भी हो सकता है। जरूरी थोड़ी है वॉर सिर्फ दूसरे के साथ ही हो, खुद के साथ भी तो हो सकता है। और ट्रू विक्टर ऑफ माइंड ओवर मैटर, क्या माइंड की बैटल ओवर द मैटर से बात चल रही है? तो आप ये डिफरेंट डिफरेंट इसके मीनिंग डिसाइफर कर सकते थे। फिलोसॉफिकली, क्या अवॉइडिंग वॉर ऑलवेज मोरली सुपीरियर होता है? क्या हम इसको, देखो आप वॉर अवॉइड कर रहे हो बट जरूरी थोड़ी है कि आप सुपीरियोरिटी की वजह से कर सकते हो सकता है कि आप भय से डर गए हो। तो ये क्वाडिस वर्सेस विजडम की डिबेट भी हमें यहाँ पे लेके आनी पड़ेगी, बट ये काइंड ऑफ क्या होगा, काउंटर आर्ग्यूमेंट में जाएगा। तो पहले मीनिंग यहाँ से स्टार्ट करना है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप कोई स्टोरी टेलिंग से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर किसी फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हो। वॉर का आज के जमाने में कितना सिग्निफिकेंस है, आज के जमाने में क्या क्या चल रहा है, जहां पे आप बैटल ग्राउंड पे ना फाइट करके दूसरी जगह से फाइट कर रहे हो। ऑब्वियसली आप समझ ही गए होंगे, जो ट्रम्प स्टार्ट पड़े हैं कि कहीं टैरिफ लगा रहे हैं, कहीं कुछ लगा रहे हैं, तो आप उस टाइप के वॉरफेयर का जिक्र कर सकते हो स्टार्टिंग में, और इस ऐसे को ना एक इंटरेस्टिंग से किसी तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। चलो अब हमने इसका मीनिंग वगैरह तो देख लिया, आगे देखते हैं कि इसके क्या क्या माइक्रो डायमेंशन हो सकते हैं। सो माइक्रो डायमेंशंस की अगर बात करें तो मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक, यहाँ पे क्या होगा, वॉर फाइट इन माइंड में फोर्ट हो सकते हैं। इकोनॉमीज, साइबर स्पेस, यहाँ पे वॉर्स हो सकते हैं रादर देन ऑन द बैटल ग्राउंड। मिलिट्री और साइकोलॉजी का मतलब क्या, साइकोलॉजिकल विक्ट्री इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज ब्रेकिंग द एनिमीज विल, नॉट जस्ट आर्मी। एनिमी की विल को ही तोड़ के रख दो, आर्मी को नहीं। इसके एग्जांपल्स हमने कहाँ देखे हैं, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कभी स्पेस रेस होती थी, कभी आर्म्स रेस होती थी, और ये क्या करते थे, एक दूसरे के खिलाफ डेटरेंस क्रिएट करते थे। एक्चुअल में कोई फाइट नहीं कर रहा था, सिर्फ डेटरेंस थी। और उसी डेटरेंस की वजह से क्या हुआ कि यूएसए ने यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट होने पे मजबूर कर दिया, उनकी इकोनॉमी पे स्ट्रॉन्ग आघात किया था, राइट। साइबर वॉरफेयर में हम इंफॉर्मेशन के लिए लड़ाई होती है, आपस में कोई भी सेनाएं तलवार लेके नहीं खड़ी होती। देन न्यूक्लियर डेटरेंस, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हमारी जरूर है, बट आपने देखा होगा जब भी किसी देश के बीच में लड़ाई होती है तो सबसे पहले न्यूक्लियर धमकियां दी जाती है, किस वजह से, वॉर को डेटरेंस से अवॉइड करने के लिए, वॉर अवॉइडेंस बट ड्यू टू डेटरेंस, है ना। अब हमने इतने ज्यादा न्यूक्लियर पावर गेन कर ली है, अब हमारे पास इतने वेपन्स हैं, हमारे पास ये वॉर हेड्स हैं, तो ये क्या है, ये सब डेटरेंस क्रिएट करते हैं, और आपको एक्चुअल में वॉर नहीं लड़ना पड़ रहा, बट आप बैटल जीत रहे हो, राइट। सो इस तरीके से आप मिलिट्रिकली और स्ट्रेटेजिक इसका डिसाइफर कर सकते थे। फिर अगर इकोनॉमी की बात आती है तो इकोनॉमी आजकल एक न्यू बैटल फील्ड है। रिसेंट भी हम देख सकते हैं, यूएसए टैरिफ लगा रहा है चाइना पे, इंडिया पे, क्या कर रहे हैं, वॉरफेयर ही तो चल रहा है, ये ट्रेड वॉर हो गया बस, है ना, ट्रेड वॉर लिख सकते हो आप। और ये ईरान रसिया पे यूएसए जब चाहे सैंक्शंस लगा देता है, क्या है, ये भी थ्रू एक टाइप से वॉर ही है उनके अगेंस्ट, बट थ्रू द सैंक्शंस, बैटलफील्ड नहीं है, सैंक्शंस लगा दिए, उनसे उनकी इकोनॉमी को नुकसान होगा। साथ में चाइना का आप देख लो, बीआरआई प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बहुत बार न्यूज में रहता है, क्या करता है, दूसरी कंट्रीज को इकोनॉमिकली सब्जुगेट ही तो कर रहा है। एग्जांपल लेके देख लो, श्रीलंका का हम्बनतोटा पोर्ट लीज पे ले लिया ना 99 ईयर्स के लिए, तो क्या हुआ, इकोनॉमिकली तो श्रीलंका को ही नुकसान होगा। और कह ये रहे हैं कि हम आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप तो किया बट यूज भी तो आप ही कर रहे हो। देन पॉलिटिकली अगर आपको दिखाना हो तो डिप्लोमेसी मोर पावरफुल देन द मिलिट्री माइट। डिप्लोमेसी का हमने कहाँ कहाँ यूज देखा है कि डिप्लोमेसी ने बड़े बड़े बैटल जीते हो। इंडिया और चाइना स्टैंड ऑफ देखा था हमने डोकलाम में, सिर्फ नेगोशिएशन से ही ये इशू सोल्व हो गया था, डिप्लोमेसी से ये इशू सोल्व हो गया था, एक भी बुलेट नहीं चली थी। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ऑलमोस्ट दुनिया में न्यूक्लियर वॉर होने वाला था, बट पीछे के बैकडोर चैनल से जो डिप्लोमेसी हुई उसने उस टाइम का न्यूक्लियर वॉर रोक दिया। और सॉफ्ट पावर्स का यूज हमने देखा है, हॉलीवुड, बॉलीवुड, क्रिकेट,
इनसे क्या होता है, माइंड्स को जीता जाता है, विनिंग द माइंड एंड हार्ट्स ऑफ द पीपल, राइट। तो आप इन चीजों का मेंशन कर सकते थे। अब सोशल डायमेंशन की बात आती है तो चेंज हमने बहुत बार देखे, राजा राम मोहन रॉय का सती अबॉलिशन, क्या कोई वायलेंस हुआ था? नहीं, रिफॉर्म था। तो पीसफुल रिफॉर्म्स कई बार ज्यादा पावरफुल होते हैं एज कंपेयर टू वायलेंट रिवॉल्यूशंस। तो आप इसका मेंशन कर सकते हो। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ हम ज्यादा जा रहे हैं थ्रू डायलॉग्स रादर देन वायलेंस। तो डायलॉग से ज्यादा जल्दी कन्फ्लिक्ट सुलझाए जाते हैं एज कंपेयर टू वायलेंस। फिर यहाँ पे मेंशन कर सकते थे हम अम्बेडकर जी का, राजा राम मोहन रॉय मैंने पहले ही बताया, यूएसए में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने स्लेवरी और सिविल राइट्स के लिए पूरा आंदोलन लड़ दिया था, बट कोई भी वायलेंस नहीं की थी। गांधी जी का जिक्र कर सकते हो आप। तो ऐसी चीजों से आपको अपने ऐसे में जो माइक्रो डायमेंशंस है वो फिल करने थे, डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स तैयार करने थे और उनको एक्सप्लेन करना था। फिर हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो अशोका पहले सब कुछ लड़ते थे, जीतना चाहते थे, बहुत बड़ी आर्मी बनाई थी, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, धमा कन्क्वेस्ट में लग गए कि मुझे तो अब धर्म से विजय पानी है। गांधी जी नॉन वायलेंट स्ट्रगल, कोल्ड वॉर, इनमें से आप कोई भी एक एग्जांपल उठा के बता सकते थे। वैसे पहले आर्ग्यूमेंट्स देना है फिर एग्जांपल, राइट। देन साइकोलॉजिकली तो ग्रेटेस्ट आर्ट ऑफ वॉर इज सेल्फ मास्टरी। बट सेल्फ मास्टरी किसके ऊपर? आपका कंट्रोल होना चाहिए आपके ईगो पर। आपको जीत प्राप्त करनी है ईगो पे, भय पे, एंगर पे। ये सब किससे कर सकते हो? मेडिटेशन से आप कर सकते हो। तो ये भी क्या है, खुद से अग्रेसिवली फाइट करने की बजाय आप क्या कर रहे हो, खुद के ऊपर ही जीत रहे हो। ये भी सुना होगा, जिसने इंद्रियों को जीत लिया वो सब कुछ जीत लेता है संसार में। तो सेम यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे। फिर ग्लोबली अगर आप कहोगे, ग्लोबली बात करोगे तो जो रिसोर्स वॉर चल रहा है कि हमें ज्यादा रिसोर्स यूज करना है, ये चीज पे हमारा ज्यादा कब्जा है, तो रिसोर्स वॉर है उसको भी सिर्फ हम जीत सकते हैं कोऑपरेशन ओवर कन्फ्लिक्ट, कि कोऑपरेशन से ज्यादा जल्दी जीता जाएगा एज कंपेयर टू कन्फ्लिक्ट। और इसके एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं, यूएन पीस कीपर्स हैं। फिर क्लाइमेट नेगोशिएशंस चल रही है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज का, सो दैट कि क्लाइमेट जो हमारी चेंज हो रही है या फिर क्लाइमेट डिस्टोर्ट हो रही है तो उसको काफी हद तक कंट्रोल किया जा सके। यहाँ काउंटर व्यू भी देना है, क्या इज दिस ऑलवेज पॉसिबल? क्या सच में बिना लड़े ही आप अपने जो एनिमी है उसको परास्त कर पाते हो? तो हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हिटलर वर्ल्ड वॉर टू में बिना लड़े किसी तरीके से काम ही नहीं चल पाया था। बहुत सी चीजें अवॉइड की थी जो मेजर कंट्रीज थी उस टाइम, उन्होंने जर्मनी की बहुत सी हिटलर की हरकतें अवॉइड की थी, बट अल्टीमेटली वॉर हुआ और वो वर्ल्ड वॉर टू में कन्वर्ट हो गया। आईएसआईएस इनके अगेंस्ट हम नहीं बिना लड़े काम चला सकते। टेररिज्म वी हैव टू फाइट, सेल्फ डिफेंस वी हैव टू फाइट देयर। फिर वो कवार्डिस अप्रोच हो जाती है रादर देन विजडम, है ना। जस्टिस डिलेड, अगर हम इस वे से जाएंगे कि हमें वॉर अवॉइड करना है तो ये अल्टीमेटली जस्टिस को डिले कर देगा, और जस्टिस डिले भी तो अल्टीमेटली कुछ और ना हो के जस्टिस डिनायल ही तो है। अगर आप किसी को इंसाफ दिला रहे हो टाइम बीत जाने के बाद, तो फिर उसका क्या फायदा? इसके नाम पे कि हमें वॉर अवॉइड करना है, कन्फ्लिक्ट अवॉइड करना है, तो जस्टिस डिले नहीं होना चाहिए। काउंटर व्यू में आप ये चीजें दे सकते थे। अल्टीमेटली आपको क्या दिखाना है कि ट्रू विक्ट्री किसी के डिस्ट्रक्शंस में नहीं होती, ट्रांसफॉर्मेशन में होती है। और ट्रांसफॉर्मेशन अचीव किया जाता है कोऑपरेशन के थ्रू। यहाँ पे गांधी जी की कोट यूज कर सकते थे फिर से, एन आई फॉर एन आई कैन लीव द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो हमें जैसे कुछ ऐसा नहीं देना है, बल्कि डिस्ट्रक्शन पे ना जाके ट्रांसफॉर्मेशन पे जाना है। तो दैट इज हाउ यू कैन कंक्लूड योर ऐसे। तो हमने दो ऐसेस देखे, तीसरा ऐसे देखते हैं अब, कि स्टेटमेंट है थॉट फाइंड्स ए वर्ल्ड एंड क्रिएट्स वन आल्सो। थॉट फाइंड्स ए वर्ल्ड, थॉट जो है एक दुनिया खोजती है और एक क्रिएट भी करती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कीवर्ड्स को हाईलाइट करो और उसको देखो कि डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग क्या हो सकते हैं। जैसे थॉट का मतलब क्या है, थॉट मीन्स इमेजिनेशन हो सकता है, नॉलेज हो सकता है, क्रिएटिविटी, विजन, ये सभी क्या है, थॉट, आइडियाज। ये सारी की सारी चीजें आपकी थॉट के अंदर आएंगी। अब
फाइंड्स ए वर्ड, फाइंड वर्ड को कैसे फाइंड करती है, ये डिस्कवर करती है ट्रुथ को, कि ट्रुथ क्या है, डिस्कवर अंडरस्टैंड करती है कि रियलिटी क्या है, साथ में एनालाइज करती है कि एग्जिस्टिंग ऑर्डर कैसा है, क्या ये जस्ट है, क्या इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्या कुछ और रिफॉर्म कर सकते हैं, और क्रिएट्स वन, कि ये नई नई चीजें क्रिएट कैसे करती है, तो वो देखो इनोवेशंस, अगर आपके पास अलग थॉट है तो आप इनोवेशन लेके आओगे, तो इमेजिनेशन की वजह से आपने ट्रुथ को डिस्कवर किया और उसके बाद क्या हुआ, इनोवेशन आई, फिर आपने रियलिटी समझी, एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर समझा और उससे रिफॉर्म आए, न्यू सोशल ऑर्डर आएगा, न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर आएगा, न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर आएगा। ये सारी चीजें कब आएगी, जब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स होंगी, आप एग्जिस्टिंग चीजों में कोई फ्लॉज है या फिर कोई लूप होल्स है उसको समझोगे, बट ये समझोगे तभी ना जब आपके पास आइडियाज होंगे। तो अल्टीमेटली जो मेन क्वेश्चन यहाँ का सेंट्रल क्वेश्चन जो है वो क्या है, ह्यूमंस जो हैं वो सेव्ड बाय द वर्ल्ड दे इनहेरिट और बाय द थॉट दे जनरेट, जो ह्यूमंस हैं क्या वो जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं उस वजह से सेव होते हैं या फिर उनकी थॉट की वजह से। सॉरी, सोचो जरा इस पे एक बार, कि ये सारे मीनिंग डिसाइफर करने के बाद अब आप क्या समझ सकते थे, आगे कौन कौन से डायमेंशंस आपको यहाँ पे एडजस्ट करने होंगे, तो वही हम फॉलो तो करेंगे, वही पेस्टल अप्रोच। पेस्टल अप्रोच में हमारे पास क्या क्या होगा, हिस्टोरिकल, देन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, अगर ये सारी डायमेंशंस में हमें कुछ सोच पाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपना ऐसे चलाएंगे। चलिए देखते हैं वन बाय वन ऑल ऑफ देम। तो सबसे पहले फिलोसॉफिकली अगर बात करो तो आइडियाज जो होते हैं वो मटेरियल प्रोग्रेस को प्रोसीड करते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा यथा दृष्टि तथा सृष्टि, कि जैसी आपकी नजरें वैसी ही दुनिया हो जाती है, एज योर विजन सो द वर्ल्ड इज। साथ में एक फिलोसोफर थे डिस्कार्ड्स, उन्होंने क्या कहा था, आई थिंक देयरफॉर आई एम, कि मैं सोचता हूं इसी वजह से मैं हूं। बुद्धिज्म का भी क्या है कि माइंड सेप एग्जिस्टेंस, कि माइंड है वही एग्जिस्टेंस को सेव करते हैं, तो आप इन सभी फिलोसॉफीज का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको हिस्टोरिकल डायमेंशन लिखना हो तो फिर क्या बोलोगे, क्या आपके दिमाग में कुछ आया है, अब तक कुछ सोचा है, तो देखो हमें क्या दिखाना है, एक आइडिया होना चाहिए और वो आइडिया ही आपका क्या करे, नई चीज कोई क्रिएट करे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करे, लिंक तो वही होना चाहिए ना। तो हिस्ट्री में आपने कहाँ कहाँ देखा है, देखो लोगों के पास आइडियाज आए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, और यही आइडियाज क्या हुआ, इसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और इसने क्या दिया, एक न्यू ऑर्डर को जन्म दिया इन यूरोप, यूरोप को बदल के रख दिया पूरा का पूरा, इक्वेलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी की बात होने लगी टोटली यूरोप में। फिर साइंस एंड आर्टिस्टिक थॉट, जैसे नॉलेज हुई, लोगों को नॉलेज हुई, उसी की वजह से उन्होंने नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाया और वो क्या हुआ, मॉडर्निटी का जन्म हुआ। तो ये चीजें आप हिस्ट्री में यूज कर सकते हो। अगर आप साइंस पे आते हो तो साइंटिफिक बातों में आप क्या कह सकते हो, कि टेक्निकल वैल्यू न्यूट्रल होती है और शेप्ड बाय थॉट, टेक्नोलॉजी जो होती है क्या वो वैल्यू न्यूट्रल रहती है या फिर सोच का उसके ऊपर कोई फर्क पड़ता है। तो देखो किसी के दिमाग में इंटरनेट का आइडिया आया तो क्या हुआ, दूर या नजदीकियों में बदल गई, वो एयरटेल की ऐप आती, वो पहले आती थी ना ऐड, दूर या नजदीकियां बन गई, तो वो क्या था, किसी का तो आइडिया था ना इंटरकनेक्टेडनेस का, और इंटरनेट का डिस्कवरी हुआ, उससे क्या हुआ, पूरे के पूरे वर्चुअल सोसाइटी क्रिएट हो गई, वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट हो गया। तो आप ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लिख सकते थे। फिर न्यूटन्स की ग्रेविटी लॉ उनके दिमाग में आया और उससे क्या हुआ, मॉडर्न फिजिक्स का जन्म हुआ। तो ये जो थॉट्स थी ये नया ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, नई चीजें क्रिएट कर रहे हैं। वहीं अगर आप सोशली लिखना चाहोगे तो क्या हुआ, कि स्लेवरी अबोलिशन का आइडिया आया, अब्राहम लिंकन के दिमाग में आया, मार्टिन लूथर की किंग जूनियर के दिमाग में आया, और वो क्या लेके गया, नया वर्ल्ड ऑर्डर जहां पे ह्यूमन इक्वेलिटी की बात हुई, ह्यूमन राइट्स की बात हुई। किसी ने दिमाग में आया, फेमिनिस्ट थॉट आई, कि ये आइडिया है, फेमिनिस्ट थॉट हुआ है कि हमेशा पैट्रियार्की नहीं चलती रहेगी, हमेशा लोगों आदमियों का ही वर्चस्व जरूरी थोड़ी है, और इसी आइडिया ने क्या लेके आए नई चीजें,
ह्यूमन एम्पावरमेंट पे बात होने लगी। तो इस तरीके से जो थॉट थी उससे नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है। पॉलिटिकली अगर आप बात करोगे तो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन बाय न्यू आइडियाज कहाँ कहाँ देखने को मिली है? क्या आपने हमेशा से ही देखा है कि लोगों को वोट करने का राइट हो? नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो थॉट आई थी, और थॉट क्या थी? रूल बाय द पीपल फॉर द पीपल, है ना? सो पीपल सोरेन होना चाहिए, और उसी वजह से आइडिया क्या आया? डेमोक्रेसी। न्यूज से पहले क्या था? मोस्टली मोनार्की देखी है हमने। लोगों को रूल करने का राइट हो, लोग उनके प्रतिनिधित्व चुनेंगे, ऐसा क्या किसी ने सोचा था? एक राजा होगा वही सबको हाँकेगा, बट उसके बाद जिसको लोग चाहेंगे वही राजा बनेगा। तो ये आइडिया आया पीपल सॉवरेनिटी के द्वारा, और फिर डेमोक्रेसी का जन्म हुआ। उसी तरीके से जब नॉन अलाइनमेंट की बात नेहरू जी के दिमाग में आई, तो उस टाइम क्या हुआ? जो वर्ल्ड दो पोल्स में बटा हुआ था, वहां एक तीसरे स्पेस का जन्म हुआ, और वो था थर्ड वर्ल्ड। कि हम किसी का साइड नहीं लेंगे, जिसको जो लड़ना है लड़ो, हम हमारे इंडिपेंडेंट है, हमें कोई मतलब नहीं है कि आप किससे फाइट कर रहे हैं, हम दूसरों की लड़ाई में नहीं उलझेंगे। तो ये सारे जो चीजें थे आप यूज कर सकते हो अपने माइक्रो डायमेंशंस में। फिर अगर आप इकोनॉमी की देखेंगे, तो जब किसी के दिमाग में आया कि जो मार्केट है वो सरकार ना चलाए, गवर्नमेंट ना चलाए, बट फ्री मार्केट होनी चाहिए, तो जब फ्री मार्केट का आइडिया आया, इसने किसको जन्म दिया? कैपिटलिज्म को जन्म दिया। साथ ही में जब क्लास स्ट्रगल का माइंड या आइडिया आया मार्क्स के दिमाग में, तो कम्युनिस्ट रिजीम्स का जन्म हुआ। फिर हमने देखा कि आजकल हमारी नई बात चल रही होती है सस्टेनेबिलिटी की, चीजें सस्टेनेबल होनी चाहिए। बहुत बार हम सुनते भी हैं कि ये धरती जो हमें मिली है ये हमें पूर्वजों से नहीं मिली, बट हमें बच्चों को एज ए गिफ्ट देना है। सो इस वजह से क्या है, कौन सी नई चीज कर रहे हैं? हम ग्रीन इकोनॉमी पे फोकस कर रहे हैं। भूटान ने तो अपना एक इंडेक्स भी तैयार कर दिया है कि जितना ज्यादा ग्रीनरी को प्रमोट करेगा वही ज्यादा चीजें करनी होगी। देन साइकोलॉजिकली अगर आप बात करोगे, तो यहाँ आपको साइकोलॉजी में थोड़ा सा समझना होगा कि किस हद तक परसेप्शन जो है रियलिटी पे बेस होते हैं, कि परसेप्शन को आप कितना रियलिटी मान सकते हो। देखो, कई बार आपने कुछ बोला होगा, तो कि सैडिस्ट सा बोल दिया, और फिर आपको आपके किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा होगा कि अरे नहीं, अच्छा सोचो, अच्छा होगा, और सब छोड़ दो। आजकल वाले मोटिवेशन जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर होते हैं, उनकी तो दुनिया इसी पे चल रही है ना, अच्छा करिए आपके साथ अच्छा होगा। तो ये क्या है? थॉट भी क्या रियलिटी को चेंज कर देती है। तो यहाँ आप ऑप्टिमिज्म वर्सेस पेसिमिज्म की थ्योरी के बारे में बात कर सकते थे, पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात कर सकते थे। अगर आपको ग्लोबली कुछ डिस्कस करना है, तो इंटरकनेक्टेडनेस मैंने पहले डिस्कस किया था वैसे ही, और किसी के इंटरकनेक्टेडनेस जब दिमाग में आया तभी किसकी बात चली? ग्लोबलाइजेशन की। आज सारी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल इंटरमिंगल हो चुकी है, कि एक पार्ट में कुछ होता है दूसरे पार्ट पे इम्पैक्ट होता है, राइट? मी टू मोमेंट आप देख सकते हो, कहाँ यूएसए में चला था और इंडिया में भी कितना बड़ा मोमेंट बन गया था। फिर किसी को थॉट आया कि क्या सिर्फ जो दुनिया है वो धरती के ऊपर ही है, क्या हम इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते? और जब ये थॉट मन में आई तो स्पेस एक्सप्लोरेशन चालू हुआ। इसी वजह से क्या हुआ, पहले थॉट आता है, फिर नया वर्ड क्रिएट होता है, नया ऑर्डर क्रिएट होता है, राइट? पर काउंटर व्यू देना है कि क्या सिर्फ सोचने से काम चल जाता है? सोचने को तो कल को हम यूएसए के प्रेसिडेंट बन जाए, इज इट पॉसिबल? यूपीएससी वालों के दिमाग में सीधा आया होगा, नहीं बन सकते मैम, क्योंकि अगर आप वहां के बाय बर्थ सिटीजन नहीं है तो आप वैसे ही नहीं बन सकते। टेक्निकली अगर छोड़ दो, तो बात ये है कि सिर्फ सोचने से बात नहीं चलेगी, आपके पास मटेरियल कंडीशंस भी सपोर्ट करने के लिए होनी चाहिए। सिर्फ आइडिया से बात नहीं बनेगी, देयर शुड बी रिसोर्सेज, देयर शुड बी इंस्टीट्यूशन, एज वेल एज देयर शुड बी पावर हार्मनी, वहां आप अच्छे से चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाए। तो अल्टीमेटली सभी चीजों को कंबाइन करके आपको एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन लिखना है, और इस तरीके से आप इस ऐसे के इस पार्ट को भी एड्रेस कर सकते थे। आई होप आपको सभी डायमेंशंस अब अच्छे से समझ आने लग गए होंगे। चलिए देखते हैं अपना फोर्थ टॉपिक। फोर्थ क्या है? पढ़ो जरा। बेस्ट लेसन्स आर लर्न्ड थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस, कि जो सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभवों से सीखे जाते हैं। पहले तो पता ही होना चाहिए ना कि ये बिटर एक्सपीरियंसेस कौन से हैं, किस चीज की बात हो रही है।
उसके बाद कि बिटर एक्सपीरियंसेस का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमें तो ऐसे को लिखना है कम से कम 1200 वर्ड्स में, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस तो होनी चाहिए। तो ये बात कर रहा है बिटर एक्सपीरियंस मीन्स फेलियर्स हो सकते हैं, कोई तरीके का पेन हो सकता है, सेटबैक्स हो सकते हैं, मिस्टेक्स हो सकती हैं, मिस्टेक्स हो सकती हैं, कोई क्राइसिस हो सकता है, कोई सफरिंग हो सकती है। तो ये क्या है, सारे के सारे बिटर एक्सपीरियंसेस हैं। बट सोचने वाली बात ये है कि यही आपके यहाँ से आपको बेस्ट लेसन्स क्यों मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत डीपली फेल्ट होते हैं। सेटबैक्स, फेलियर, अगर आप एक बार किसी चीज में फेल हो जाते हैं तो आपको काउंटर स्ट्रेटजी मिल जाती है कि ये तरीका तो नहीं करना था। थॉमस एडिसन का एग्जांपल सबको पता होगा, उन्होंने कहा कि एक बल्ब बनाने के लिए वो 1000 बार फेल हुए थे, 10,000 बार सॉरी। तो वो फेलियर था जो उनको अलग अलग तरीके से गाइड करता रहा, और उन्होंने कहा भी यही था कि हर फेलियर से मुझे ये तो सीखने को मिला कम से कम कि इस तरीके से बल्ब नहीं बन सकता, राइट। फिर यहाँ से जो चीजें हम सीखते हैं ना वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, और ऊपर से वही हमें ट्रांसफॉर्म भी करती है। एक बार जो मिस्टेक कर दी, दोबारा अगर हम वही काम कर रहे हैं तो सेम मिस्टेक तो हम रिपीट नहीं करते हैं। और बड़े बुजुर्गों से सीखा भी होगा, ठोकर खा के ही आदमी सीखता है, तो वो ठोकर यहाँ पे क्या है, बिटर एक्सपीरियंसेस। बस उसी के ऊपर आपको ऐसे लिखना था। तो बिटर एक्सपीरियंसेस आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ, या कैन लेसन्स बी लर्न फ्रॉम पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, ये क्या हो जाएगा आपका काउंटर आर्ग्यूमेंट। तो काउंटर आर्ग्यूमेंट को बिल्कुल लास्ट में रखना है, एक या दो पेजेस में, कंक्लूजन से पहले। सबसे पहले क्या होता है, ये तरीका, थीसिस, उसके बाद एंटीथेसिस, एंड देन सिंथेसिस। कि दोनों ही ठीक नहीं है, इनको क्या करना होगा, ब्लाइंड करना होगा, ब्लेंड करना होगा, मिक्स करना होगा, और लास्ट में क्या होना चाहिए, कंक्लूजन। आपको अब तो चीजें समझ आ गई होगी कि कैसे कैसे ऐसे को डिसाइफर करते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारे माइक्रो डायमेंशंस की, उनको कैसे फिल कर सकते थे। माइक्रो डायमेंशन को फिर से हम क्या करेंगे, अपनी वही अप्रोच फॉलो करेंगे, पेस्टल वाली। लेट मी टेल यू, फिलोसॉफिकल कैसे कह सकते हो। यहाँ क्या होता है, बिटर एक्सपीरियंसेस मैंने क्या बताया, पेन्स हो सकती है, फेलियर्स हो सकते हैं, सफरिंग्स हो सकती है। तो पेन होते हैं ना, वो रिफाइन करते हैं करेक्टर को, रादर देन द कंफर्ट, बेटर देन द कंफर्ट। आप कई बार सुना होगा कि कोई बच्चा यूपीएससी क्लियर करता है और ऐसी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी होती है कि बाप रिक्शा चालक है, माँ ने लोगों के यहाँ दिहाड़ी की है। तो इस तरीके से ये क्या होती है, ये वो चीजें होती है जो उन्होंने पेन देखा होता है अपने पेरेंट्स के लिए, जो मेहनत करने में उनको करना होता है, और वो चीज उनको मोटिवेट करती है टू अचीव द रिजल्ट। तो जो पेन होता है वो करेक्टर को रिफाइन करता है, रादर देन और बेटर देन कंफर्ट। साथ ही में फेलियर्स इसेंशियल स्टेपिंग स्टोन होते हैं सक्सेस के लिए, ऐसा तो कहा ही जाता है वही, कि ठोकर खा के ही इंसान सीखता है। बुद्धिज्म ने तो इसको वन ऑफ द नोबल ट्रुथ बताया है कि दुखा ही आपको निवारणा की तरफ लेके जाता है। क्या मतलब, सफरिंग इज योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट। तो ये हमने देखा है बुद्धिज्म में। अब बुद्धिज्म की फिलोसॉफी भी कोट कर सकते थे। अगर हिस्टोरिकल डायमेंशन से आप देखोगे तो देखो बिटर एक्सपीरियंसेस क्या क्या हुए हैं हिस्ट्री में, क्या कुछ याद है। तो बिटर एक्सपीरियंस में हमारे पास वर्ल्ड वॉर्स हुए हैं, उससे बिटर तो कुछ नहीं था। बट वर्ल्ड वॉर्स ने हमें याद दिलाया कि अगर फ्यूचर में हमें ऐसी चीजों को रोकना है जहां पे इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है ह्यूमैनिटी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो हमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए जो ग्लोबल कोऑपरेशन के लिए काम करे। और तभी हमें हमारे पास क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन, ह्यूमन राइट्स डेक्लेरेशन साइन हुई कि कुछ भी हो जाए, कितना भी वॉर हो, एटलीस्ट ह्यूमन राइट्स तो क्या होने चाहिए, प्रिजर्व होने ही चाहिए हर इंसान के। तो ये बिटर एक्सपीरियंसेस हमें क्या दिया, बढ़िया सबक दिया कि ये चीज होना चाहिए। फिर ग्रेट डिप्रेशन हुआ, दुनिया की सारी इकोनॉमी तहस नहस हो गई, बट उसने हमें क्या सिखाया कि सिर्फ फ्री मार्केट से काम नहीं चल सकता, हमें क्या करना होगा कि उद्धार तो करना पड़ेगा जनता का, वो हमारा सब्जेक्ट है, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल ट्रस्ट की थ्योरी वहां से आई। वेलफेयर स्टेट का आइडिया आया बहुत से देशों में कि आपको जनता सोसाइटी का भला करना होगा। फिर पार्टीशन, पार्टीशन से ज्यादा बिटर इंडिया के लिए कुछ नहीं था आफ्टर इंडिपेंडेंस। बट पार्टीशन ही वही चीज थी
जिसने हमारी कमिटमेंट सेक्युलरिज्म और यूनिटी के प्रति और ज्यादा वो मजबूत कर दी, स्ट्रेंथन कर दिया। और उस वजह से क्या हुआ, इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म का प्रोविजन डाला। दो कि नाम हमने नहीं डाला, बट हमारे जो राइट्स थे सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स थे, वहां हम सेक्युलरिज्म को इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहे हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का आइडिया हमारा वहीं से आया, राइट। अगर आप पॉलिटिकली बात करो तो पॉलिटिकल फैक्टर्स जो फेलियर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस को और ज्यादा स्ट्रेंथन करते हैं। कैसे, अगर आप इसका एग्जांपल लेके चलोगे तो 1975 से 77 इमरजेंसी देखी देखी उससे क्या हुआ, हमारी डेमोक्रेसी को एज ए नुकसान पहुंचा। बट उसी जो बिटर एक्सपीरियंस था इमरजेंसी का, उस वजह से जनता को फिर से रियलाइज हुआ कि हमें डेमोक्रेसी और सिविल लिबर्टीज वो राइट है जो हर हाल में बचाने होंगे। और उसके बाद क्या हुआ, 44th अमेंडमेंट आई कॉन्स्टिट्यूशन में। हमने हमने कॉन्स्टिट्यूशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया, हमने पार्लियामेंट और यहाँ तक कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के प्रोविजन को चेंज किया और स्ट्रेंथन किया कि चेक एंड बैलेंस अच्छे से इस्टेब्लिश हो पाए। तो आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हो। जब बिटर एक्सपीरियंस में यूएसएसआर का फॉल डाउन हुआ, तब लोगों को, यूएसएसआर के लोगों को समझ आया कि ऑथोरिटेरियन रिजिम है, उसकी रिजिडिटी भी कई बार बहुत नुकसानदायक हो सकती है। और उसके बाद क्या हुआ, इन सब कंट्रीज में मोस्टली डेमोक्रेसी आई, राइट। तो इस तरीके से हमने फिलोसॉफिकल देखा, हिस्टोरिकल एंगल देखा, पॉलिटिकल एंगल देखा। और माइक्रो डायमेंशन में आप सोशल एंगल की बात देख सकते हो। तो सोशल एंगल में बिटर एक्सपीरियंसेस हमने कहाँ कहाँ देखे हैं। कास्ट ऑपरेशंस, बहुत ज्यादा कास्ट ऑपरेशंस हुए थे, इंडिया में भी हुए हैं, दूसरी जगह भी हुए हैं। तो वो कास्ट ऑपरेशन से लोगों को रियलाइज हुआ कि आप कास्ट के बेस पे किसी में डिफरेंस नहीं कर सकते। और इस वजह से क्या हुआ, क्या सबक सीखा हमने, वहां पे आया रिफॉर्म्स आए, सोशल मूवमेंट्स आए जो इक्वेलिटी की बात कर रहे थे, राइट्स की बात कर रहे थे। फिर रेसिज्म आया, यूएसए में रेसिज्म की वजह से सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ और वो सिविल राइट्स मूवमेंट अल्टीमेटली इक्वेलिटी की बात करता है। तो ये सारे सेटबैक्स और आप कह सकते हो कि फेलियर्स या फिर किसी तरीका का पेन, सफरिंग, इन सब ने क्या किया, एक बढ़िया सबक दिया इंसान को सुधरने का, समझने का, रिफॉर्म करने का, इंस्टीट्यूशंस को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने का। अगर इसी आइडियाज को हम आगे लेके जाएं तो इकोनॉमिकली आप बात कर सकते हो। इकोनॉमी में अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखो तो 1991 में क्या हुआ था, सबको याद होगा। इंडिया के पास बीओपी क्राइसिस आ गए, हमारे पास खाने को पैसे नहीं थे, 13 दिन से ज्यादा हम अनाज इंपोर्ट नहीं कर पाते, हमारे ऑयल रिजर्व्स भी बहुत कम हो गए थे, इकोनॉमी बिल्कुल हिल चुकी थी। और अब क्या हुआ, उसी वजह से ये जो बिटर एक्सपीरियंस थे, इसी से हम नई पॉलिसीज लेके आए जिसको कहते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हमने हमारी मार्क इकोनॉमी को ओपन किया, थोड़े से लिबरल हुए, गवर्नमेंट का रूल कम किया, प्राइवेटाइजेशन पे गए, बिजनेस को जहां पे बिजनेस हाउसेज चला सकते थे उनको सौंपा। और इससे क्या हुआ, साथ में हमने जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उनका रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग किया। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे हर्षद मेहता मेहता स्कैम्स वगैरह थे, उनको कह सकते हो, उसके बाद से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। तो ऐसी ऐसी चीजें जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके बाद हमें रिफॉर्म देखने को मिलते हैं, अच्छे सबक देखने को मिलते हैं। कोविड 19, जब कोविड 19 आया तब समझ आया कि सप्लाई चेन्स अगर सिर्फ एक देश पे डिपेंडेंट हो तो बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद आजकल क्या चल रहा है, चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी, कि सिर्फ चाइना नहीं, उसके साथ आपके सप्लाई चेन किसी और देश पे भी डिपेंडेंट होने चाहिए। हेल्थ केयर को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया। आपने देखा होगा कोविड 19 के बाद अगर आप डेटा उठाओगे तो मेजरली हर एक कंट्री ने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा दिया है। इसने साथ में ही वर्ल्ड को रेजिलियंस दी। तो इस तरीके से आप इसको इकोनॉमिकली भी लिख सकते थे। फिर साइंटिफिक और टेक्निकल अगर आप डायमेंशन देखना चाहो तो जब चिरनोबिल डिजास्टर हुआ था उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने जो न्यूक्लियर आर्मामेंट्स हैं या फिर न्यूक्लियर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उनको और ज्यादा सेफर बना दिया था कि ये प्रोटोकॉल्स तो आपको मानने ही होंगे सो दैट दुनिया में तबाही कम मच सके। फिर साइबर वॉरफेयर होता है, तो साइबर वॉरफेयर के बाद अब क्या हो गया, हम समझने लग गए कि डाटा सिक्योरिटी कितनी जरूरी है। पहले तो हम कहीं भी अपने
ईमेल आईडी दे देते थे, 4 सिम लाते थे, 5 सिम करते थे। अब समझ आने लग गए कि इतने ज़्यादा फ्रॉड्स हो सकते हैं, किसी को हम अपना नंबर बता देते हैं। तो ये डाटा सिक्योरिटी का महत्व अब समझ आने लगा है। तो ये क्या है, जैसे ही आपके यहाँ साइबर वॉरफेयर होते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा आगे का सोचने लग जाते हो। बहुत ज़्यादा अब क्या है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, 3 स्टेप वेरिफिकेशन, आप अपना पासवर्ड कहीं नहीं डाल सकते। और साथ में क्या है, कार्ड्स वगैरह है तो विदाउट टच कार्ड से आप पेमेंट कर पाते हो। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ सिर्फ़ किसी या किसी बिटर एक्सपीरियंस के बाद हम इनोवेशन की तरफ जाते हैं, राइट? अगर साइकोलॉजिकली देखना हो तो क्या होता है, फेलियर इन एग्जाम, यूपीएससी के एक अटेम्प्ट में फेल होने के बाद प्रिजर्वेंस तो बढ़ ही जाती है, नो डाउट। साथ में अगली बार ये समझ आ जाता है कि पिछले बार में क्या दिक्कत की थी जो इस बार आपको चेंज करना है, तो नई स्ट्रेटजी बनाते हैं। और इंडिया में तो एक मूवी भी बनी है कि पर्सनल लॉस या सेटबैक हो, हार्ट ब्रेक हो तो क्या होता है, दुनिया में कुछ और होता होगा, इंडिया में यूपीएससी निकलता है। कौन सी मूवी है? मजाक की बात है। पर्सनल लॉस हो तो आपके पास क्या है, एम्पैथी इंक्रीज होती है, रेजिलियंस इंक्रीज हो जाती है। ग्लोबली अगर आप देखोगे तो क्लाइमेट डिजास्टर्स वगैरह जब होते हैं तो उस वजह से ग्लोबल कोऑपरेशन बढ़ जाता है। अगर आपको पता हो तो जब इवन पाकिस्तान में फ्लड आई थी, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन कभी बहुत ज्यादा अच्छी रहे नहीं है ड्यू टू पार्टीशन हिस्ट्री और समथिंग एल्स। बट जब भी पाकिस्तान को कोई जरूरत होती है, वहां ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आते हैं, तो इंडिया क्या करता है, सबसे पहले कोऑपरेट करता है। इंडिया वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एड भेजता है, हम बहुत ज्यादा वीट भेजते हैं, राइस भेजते हैं। तो जब क्लाइमेट डिजास्टर होते हैं तो ये ग्लोबल कोऑपरेशन को सीख करते हैं हम हमेशा यहाँ पे। कभी भी ये नहीं सोचते कि हमारा दुश्मन कंट्री है या कुछ और है। तो जो बिटर एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हम यहाँ पे जाके रिजोल्व करते हैं। काउंटर व्यू, क्या ऑलवेज हमें सीखने के लिए बिटर एक्सपीरियंस की जरूरत होती है? और दूसरे तरीके से अगर इसको फ्रेम करें तो क्या हम कुछ अच्छा सीखने के लिए हमेशा बिटर एक्सपीरियंस का ही वेट करते रहें? नहीं। इसके लिए क्या ज़रूरी है? आपकी प्रोएक्टिव लर्निंग होनी चाहिए। जभी तो कहते हैं अरे दूसरे की गलतियों से भी तो सीख लो, क्या हमेशा खुद ही कर सीखते रहोगे? तो प्रोएक्टिव लर्निंग होनी चाहिए। आपके पास विज़डम अच्छी होनी चाहिए सो दैट आप दूसरों से भी सीख सको। और फोरसाइट होनी चाहिए सो दैट आप पहले ही अंदाज़ा लगा सको कि अच्छा ये एक्शन होगा तो इसकी ये कॉन्सिक्वेंसेज़ होगी। अगर मैं आज कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ूंगा तो यूपीएससी का रिजल्ट अपने आप पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है, कोई मिरेकल नहीं होने वाला। तो ये क्या होती है, ये चीजें आपको सफरिंग से प्रिवेंट कर सकती है। तो ये काउंटर व्यू देने के बाद आपको अल्टीमेटली क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस वही है कि बिटर एक्सपीरियंस सिर्फ ओनली वे तो नहीं है, बट मोस्ट ऑफन एंड मोर पावरफुल एंड अनफॉरगेटेबल होते हैं। इसी वजह से तो किसी ने कहा है, स्मूथ सीज नेवर मेड स्किल्ड सेलर्स। तो यहाँ से आप इस तरीके से अपने ऐसे खत्म कर सकते थे। इसी के साथ हमारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो गया है। सेकंड सेक्शन हम सेकंड वीडियो में करेंगे। ट्राई करना किसी एक टॉपिक को उठा के उस पे अपना ऐसे लिखो। और जब ये प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तभी बात बनेगी। बिना प्रैक्टिस के यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो इसके बाद सिर्फ इतना ही कहूंगी, देखो दोस्तों, ऐसे का पेपर आपकी सोचने की एबिलिटी और एक्सप्रेस करने की क्लैरिटी दोनों टेस्ट करता है। अगर आपने प्रैक्टिस की और स्ट्रेटजी फॉलो की तो यह पेपर आपके लिए सबसे बड़ा मार्क्स फैचर बन सकता है। और याद रखिए, ऐसे लिखना एक आर्ट है, और जैसे आर्ट प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होता है वैसे ही ऐसे भी। तो स्टार्ट टुडे। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।